हेलो डेयर्स। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में बहुत बहुत सबको स्वागत है। चलिए, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, इतिहास का। किसका? इतिहास का। हम लोग इससे बाहर एक भी प्रश्न 2025 के एग्जाम में नहीं आएगा डेयर्स, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और ये इस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार देख लेंगे डियर्स कि हम लोग कक्षा 10th का सोशल साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हम लोग 50 इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। कितना करेंगे? 50 इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा। इसी चैप्टर से सारा प्रश्न रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। तो चलिए, हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, हमारा प्रश्न आज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है आपका। प्रश्न बोल रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या प्रश्न डियर्स? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स, देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी है आपका जाटशाही। तो डियर्स, जल्दी जवाब दीजिएगा, कौन से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बुर्बो इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा डियर्स, प्रश्न बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या प्रश्न है? मेजनी का संगठन संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए आपका लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी आपका फिलिक हेटारिया, ऑप्शन नंबर डी डाइट। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम लोग को जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी इज द राइट आंसर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन से देश आते हैं? क्या प्रश्न है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है आपका रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है प्रसा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा डियर्स, कौन से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रसा। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन से देश आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयर ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है डेयर्स,
कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है आपके लिए, एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया गया बहुत बार। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था, और ये प्रश्न कहा जाए तो 2025 एग्जाम के लिए एमवीवीआई प्रश्न है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री इज द, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर ए है सिपाही था, ऑप्शन नंबर बी है किसान था, ऑप्शन नंबर डी है जमींदार था, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो डैश आप लोग को पता होगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। क्या थे, नाविक थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग याद करेंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक इज द, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका नेपोलियन सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिस्मार्क। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट इज द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग को आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न सभी मजा आ रहा होगा पढ़ने में, तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है कि जालबरीन कैसी संस्था थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब जो कराया जा रहा है एनसीईआरटी बुक से आपको कराया जा रहा है, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक का है, और ये 2025 में ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में रामबाण साबित होगा। इसलिए कॉपी पर ये प्रश्न को लिखने से ना चुके, जरूर लिखिए और आप याद करने का काम कीजिए, ताकि 2025 में ये प्रश्न आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो प्रश्न है कि जालबरीन कैसी संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी है आपका पादरी एवं समांतों की। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि जालबरीन कैसी संस्था थी। क्या प्रश्न है, जालबरीन कैसी संस्था थी। तो जो जालबरीन थी ये व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, आप लोग को जवाब देना है कि जालबरीन का जो संस्था था वह व्यापारियों का संस्था था। कैसा संस्था था, हम लोग जवाब देंगे कि ये व्यापारियों का संस्था था। कैसी संस्था था, व्यापारी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। एमवीवीआई प्रश्न डियर्स ये वाला कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। और मेरा ये गेसिंग क्वेश्चन है 2025 में ये प्रश्न पक्का आएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी है सी है बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर डी है विलियम फर्स्ट ने किया था। तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन ये बिस्मार्क ने किया था। कौन क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर। ये बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि चलो बताओ रक्त एवं लौह की नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो हम लोग को जवाब देना है कि बिस्मार्क के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था, बिस्मार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। क्या प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। चार को ऑप्शन है, उसमें से कोई एक आपका सही होगा। 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो आप लोग जवाब दीजिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था।
तो फैक्फाट की जो संधि हुआ था ये 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो एक सब्सक्राइबर तो हमारे लिए बनता है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स, नेक्स्ट प्रश्न, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्या प्रश्न है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को देखना ना भूलें और हमें आपको ये सलाह देंगे कि आप प्रश्न को देखिए नहीं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। इससे आपका एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा और मदद मिलेगा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका 1820, ऑप्शन नंबर बी 1821, ऑप्शन नंबर सी आपका 1822 और ऑप्शन नंबर डी 1823। तो पहले प्रश्न देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग जवाब दीजिए कि कब हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 इज द आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1821। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? क्या प्रश्न है? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर सी आपका हंगरी में, ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड में। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था डियर। तो चार्टिस्ट आंदोलन ऑस्ट्रिया में नहीं, फ्रांस में नहीं, हंगरी में नहीं, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहां होगा मेरा चार्टिस्ट आंदोलन? कहां हुआ था भाई? अरे भाई, चार्टिस्ट आंदोलन तो इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। तो डियर्स, आप लोग को मजा आ रहा होगा ये ऑब्जेक्टिव करने में। एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्या प्रश्न है? कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1842 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1830 ईस्वी में। तो आप लोग डेयर्स जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तो कितने ईस्वी में किया गया था भाई? सोचने वाली बात है। अरे भाई, सोचने वाली बात नहीं है, लगाने वाली बात है। 1832 ईस्वी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सोचना नहीं है, डायरेक्ट मारना है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? तो 1832 में किया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? क्या प्रश्न है? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1831 ईस्वी में। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था डियर्स? तो कार्बोनरी संगठन की जो स्थापना किया गया था वो 1810 ईस्वी में किया गया था। कब होगा? 1810 इज द आपका राइट आंसर। किसका? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष पारित किया गया था? तो हम लोग जवाब देंगे 1810 इज द राइट आंसर। और जब राइट होगा तो हमारा नंबर भी अच्छा आएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? क्या प्रश्न है? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? आप लोग जवाब दीजिएगा कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका 1828 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1830 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1931 ईस्वी। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि एड्रियानोपुल की संधि
कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, एडियानुपुल की संधि 1829 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? एडियानुपुल की संधि 1829 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न आया है। प्रश्न है, एडियानुपुल की संधि किन दो देशों के बीच किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2025 एग्जाम के लिए MVVI प्रश्न कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका प्रश्न VVI है। क्या पूछ रहा है कि एडियानुपुल की संधि किन दो देशों के बीच किया गया था? तो हम लोग को जवाब देना है कि एडियानुपुल की जो संधि हुआ था, पहला ऑप्शन है तुर्की और रूस, दूसरा ऑप्शन है यूनान और पोलैंड, और तीसरा ऑप्शन है तुर्की और हंगरी, और चौथा ऑप्शन है हंगरी और पोलैंड। तो हम लोग को प्रश्न समझना है कि एडियानुपुल की संधि के बीच में दो देश भाग लिया था, तो वह देश का नाम क्या था? तो हम लोग जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तुर्की और रूस हुआ था। दो देश भाग लिया था एडियानुपुल की संधि में, कौन कौन? तुर्की और रूस ने भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था? तुर्की और रूस इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग डियर्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्या प्रश्न है? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रासा और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस और प्रासा, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रासा और रूस। तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कौन से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रश्न समझते हैं तो उसका आंसर प्रश्न में छुपा हुआ रहता है। बोल रहा है सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था भाई? तो सेडबो का युद्ध, पहला ऑप्शन है फ्रांस और ब्रिटेन, ये नहीं होगा। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी नहीं हुआ था। जो सेडौन और प्रासा सेडौन का युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रासा के बीच लड़ा गया था। किनके किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और प्रासा के बीच लड़ा गया था सेडौन का युद्ध। तो आप लोग को याद हो गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न आया है। किस देश का हंगरी पर एक पूर्ण अधिकार रहा था? क्या प्रश्न है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार रहा? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका तुर्की। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिकार रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया पर रहा था। ऑस्ट्रिया है जिसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर्स देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको VVI कर लीजिए ये प्रश्न को, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पहला है आपका रूस, दूसरा है आपका ब्रिटेन, तीसरा है आपका ऑस्ट्रिया, और चौथा है आपका फ्रांस। तो हम लोग को प्रश्न देखना है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो हम लोग को सोचने की बात नहीं है, पोलैंड के जो विद्रोह को कुचला था वह था रूस। कौन था? रूस ने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, प्रश्न है सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? प्रश्न बोल रहा है 20 नंबर प्रश्न आपका कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका सेडौन, ऑप्शन नंबर बी आपका सेडबो, ऑप्शन नंबर डी है साइडाउन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट। तो देखिएगा डियर्स, यहाँ पे प्रश्न समझने वाली बात है। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडौन में हुआ था। कहां हुआ था? सेडौन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सेडौन में किया गया था। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रासा के बीच में जो युद्ध हुआ था सेडौन में हुआ था। सेडौन इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था? क्या प्रश्न है?
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था? ऑप्शन नंबर ए आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी आपका यूनान, ऑप्शन नंबर सी आपका तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड। तो हम लोग एक बार प्रश्न को देखेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था? तो आप लोग को जवाब देना है ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यूनान के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान इज द आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। क्या प्रश्न है? युवा इटली संस्था का विकास किया गया था, किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है आपका काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी आपका गरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी आपका बिस्मार्क ने। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, क्यूबा इटली संस्था का जो विकास किया गया था ये मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मेजनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन पे लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आपका एग्जाम में बहुत बड़ा हेल्पफुल मिलने वाला है ना। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न को देखना ना भूलें। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपका कि कवि था, ऑप्शन नंबर बी आपका नाटककार था, नाटककार था, ऑप्शन नंबर सी था संगीतज्ञ था, ऑप्शन नंबर बी है कूटनीतिज्ञ था। तो जो बिस्मार्क था एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर। बिस्मार्क एक निम्न में से क्या था? एग्जाम में इस टाइप से आपके से पूछा जाएगा, तो जवाब देना है कि बिस्मार्क निम्न में से कुछ नहीं है। अरे भाई कूटनीतिज्ञ है। क्या है? कूटनीतिज्ञ इज द क्या होगा? राइट आंसर। आपको सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां कूटनीतिज्ञ देखेंगे वहां समझ लेंगे कौन था भाई। अरे ये तो बिस्मार्क के साहब थे। कौन थे? बिस्मार्क ही था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? क्या प्रश्न है? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? आपका बहुत शानदार प्रश्न है कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था। तो आप लोग को जवाब देना है पहला ऑप्शन है नेपोलियन थर्ड, दूसरा ऑप्शन है काउंट काबूल, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल और चौथा ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था जो विक्टर इमैनुएल ने था। कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुएल ने था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर इमैनुएल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? नंबर ऑप्शन ए है लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी है कासूथ, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी डिक, ऑप्शन नंबर डी आपका विलियम प्रथम। तो यहाँ पे देखना यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि कौन शहीद हुए थे? तो ये शहीद हो गए थे लॉर्ड बायरन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा डियर्स? लॉर्ड बायरन इज द राइट आंसर। लॉर्ड बायरन ने शहीद हो गए थे कब? जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से कवि शहीद हुआ था? तो आप लोग को जवाब देना है कि लॉर्ड बायरन इज द राइट आंसर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, तो उस स्थिति में उस समय में है ना, ये जो लॉर्ड बायरन साहब थे ये शहीद हो गए थे। पूरे देशों में खलबली मच गया था इनके शहीद होने के बाद। इनके शहीद होने के बाद, लॉर्ड बायरन को शहीद होने के बाद, अगर ये चैप्टर का आप वीडियो नहीं देखें तो इस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जालवेरायन की स्थापना किस राज्य ने किया था? क्या प्रश्न है? जालवेरायन की स्थापना किस राज्य ने किया था? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, कौन से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जालवेरायन की स्थापना किस राज्य ने किया था? आप लोग को जवाब आना चाहिए डियर्स कि जालवेरायन की स्थापना किस राज्य ने किया था। तो आप लोग को जवाब देना है कि जालवेरायन की स्थापना
प्रासा ने क्या था? प्रासा इज द राइट आंसर। जालवेरायन की स्थापना किसने किया था? प्रासा ने किया था। कौन क्या था? प्रासा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इतावली, ऑप्शन नंबर बी है मैग्यार, ऑप्शन नंबर सी है पोलिश, ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा की अगर बात किया जाता है तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है। और हंगरी की परिभाषी भाषा थी मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। और याद करने का एक लॉजिक है डेयर्स कि जहां हंगरी की बात किया जाए तो हम लोग बोलेंगे मैया। क्या बोल देंगे? मैया बोलेंगे। तो मैया से क्या हो गया? मैग्यार हो गया। मैया लॉजिक सटा देना है, लॉजिक सटा जहां मैग्यार हो गया। तो हंगरी की भाषा क्या था? मैया था। भाषा क्या था? मैया था। मैया का मतलब मैग्यार था। तो हंगरी की भाषा क्या हो जाएगा? मैग्यार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 28 डेयर्स। देखिएगा हम लोग 28 प्रश्न कर लिए। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 28 प्रश्न में पहुंच गए। और हम लोग को ज्यादा नहीं, अब हम लोग का 22 प्रश्न और करना है इस चैप्टर में। और यह जो 22 प्रश्न होगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डेयर्स आपके लिए। इसलिए वीडियो छोड़ के आप नहीं भागे, ये प्रश्न को एक बार देख लीजिए और कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आने वाला 2025 के एग्जाम में आपको ये प्रश्न से हेल्पफुल मिलेगा। तो आपका अच्छा बेस्ट नंबर आएगा। बेस्ट नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बोल रहा अगला प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गए थे? क्या प्रश्न है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गए थे? आप लोग को देखना है कि यूनान की जब स्वतंत्रता संग्राम की बात किया जा रहा था डेयर्स तो किसकी पराजय हुआ था? हम लोग को देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रूस की, ऑप्शन नंबर बी आपका तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी आपका यूनान की, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस की। तो हम लोग को जवाब देना है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये तुर्की की पराजय हुआ था। किसका पराजय हुआ था? तुर्की इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के समय पराजय की अगर बात किया जाता है तो ये तुर्की का हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? क्या प्रश्न है? मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी आपका रूस, ऑप्शन नंबर सी आपका इटली और ऑप्शन नंबर डी आपका जर्मनी। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए कि फ्रांस के था। किसका था? फ्रांस इज द आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न डेयर्स देखिएगा। प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका इटली को, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रांस को, ऑप्शन नंबर डी सी है आपका हंगरी को और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान इज द आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यूरोपीय सभ्यता का पालन करता यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? क्या प्रश्न डियर्स कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका 1688 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1707 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका 1788 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1807 ईस्वी। तो हम लोग को प्रश्न को समझना है कि एक्ट ऑफ यूनियन की बात किया जा रहा है। तो एक्ट ऑफ यूनियन की स्थापना जो किया गया था 1688 ईस्वी में किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन की स्थापना कब किया गया था? तो 1688 इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? राजवंश का शासन मतलब कि किस राजवंश का वो वहां पे राज कर रहा था? क्या कर रहा था? राज कर रहा था, अपना शासन को चला रहा था, अपना कर्तव्य को निभा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ड्यूटर ने, ऑप्शन नंबर बी आपका स्टुअर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी सी आपका बुर्बो ने, ऑप्शन नंबर डी आपका रोमोनोव ने।
तो हम लोग को प्रश्न समझना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के समय वहां के राजवंश का शासन की बात किया जाता है, तो ये बुर्बोइदा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुर्बोइदा आपके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा बुर्बोइदा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका 1791 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका 1801 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी आपका 1804 ईस्वी। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। क्या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था डियर्स, तो 1804 इजदा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आप लोग कॉपी में वीवीआई कर लीजिएगा, एम वीवीआई, जो कि 2025 के एग्जाम में यही प्रश्न रहेगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जब जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा था तो बिस्मार्क की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, बिस्मार्क की बात किया जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि ये जो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका 1, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 और ऑप्शन नंबर सी आपका 4 और ऑप्शन नंबर डी आपका 3। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क साहब ने टोटल 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क साहब ने टोटल कितने युद्ध किए थे, 3 युद्ध। तो हमें याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क साहब ने टोटल 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डियर्स देखिएगा, बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। क्या प्रश्न है, बिना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आपका रूस और ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी आपका जर्मनी। तो हम लोग को प्रश्न देखना है कि बिना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। क्या प्रश्न बोल रहा है, बिना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि जर्मनी सम्मिलित नहीं था। कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न है वीडियो छोड़ के आप लोग भाग्य नहीं, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो करवाया जा रहा है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न करवाया जा रहा है डियर्स फुल्ली एनसीईआरटी बुक से करवाया जा रहा है। और एग्जाम में आपका प्रश्न भी आता है तो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। और एक चैप्टर में अगर 50 प्रश्न करते हो, इसी में से आपका 4 प्रश्न तो जरूर रहेगा एग्जाम में। तो देखिएगा, बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझना प्रयास कीजिए कि प्रश्न बोल क्या रहा है ना। जब हम लोग प्रश्न को समझते हैं तो ऑप्शन हमें आसान से लग जाएगी। प्रश्न बोल रहा है कि बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका रूस ने, ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑस्ट्रिया ने। तो डियर्स इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर ए होगा कि रूस ने क्या था। किसने क्या था, रूस इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, रूस होगा। कौन होगा, रूस। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, यंग इटली की संस्थापक कौन था। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यंग इटली के संस्थापक कौन था। क्या प्रश्न बोल रहा है, यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो आप लोग को जवाब देना है यंग इटली के संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए जियोबर्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका काबूर, ऑप्शन नंबर सी आपका मेजनी और ऑप्शन नंबर डी आपका गैरिबाल्डी। तो डेट्स आप लोग को जवाब आना चाहिए कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी साहब ने थे। कौन थे, मेजनी साहब। यंग इटली के संस्थापक कौन था, मेजनी इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जहां आपका यंग इटली की अगर बात किया जाता है, यंग इटली का संस्थापक कौन है, चलो बताओ, तो हम लोग को डरने की बात नहीं है। हम लोग को मेजनी को फॉलो कर लेना है। किसको फॉलो करना है, मेजनी को फॉलो करेंगे। मेजनी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, बोल रहा है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। एक बार और प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न बहुत शानदार है डियर्स, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो छोड़ के ना भागे, प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, क्या फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना, क्या लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लुई सुलाहवा ने, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन नंबर डी आपका लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर सी है डी है आपका चार्ल्स दसम ने। तो यही जो साहब थे, कौन साहब, चार्ल्स दसम, ये बोले अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा हम लकड़ी काट लेंगे, लेकिन राजा नहीं बन पाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, अपना मन से ये बोल दिए थे। और ये बोल दिए थे कि लकड़ी काटना हमें पसंद है लेकिन राजा बनना पसंद नहीं है। ये कौन कहते, चार्ल्स दसम साहब ने कहते। कौन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चार्ल्स दसम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है प्रसा का शासक कौन था। क्या प्रश्न डियर्स, यहां पे प्रश्न को समझिए सबसे पहले कि प्रसा का शासक कौन था। क्या प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए आपका नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका विक्टर एमैनुअल, ऑप्शन नंबर डी आपका विलियम प्रथम। तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम साहब थे। कौन थे, प्रसा का शासक जो थे विलियम प्रथम थे। विलियम प्रथम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, ये एमबीबीआई प्रश्न है आपके लिए। ये बुक के चैप्टर फर्स्ट का एमबीबीआई प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका रूस को, ऑप्शन नंबर बी आपका जर्मनी को, और ऑप्शन नंबर सी आपका तुर्की को, और ऑप्शन नंबर डी आपका यूनान को। देखिएगा डियर्स, यहां से एक नंबर हमें बनता है कब, जब ये प्रश्न को आप कॉपी पर लिखते हैं तब। आप ये सोच रहे हैं कि हम वीडियो को देख लेने से क्या एक नंबर हमें कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर हमें कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सब विद्यमान होता है ना, इसलिए आप कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए और ऑप्शन पे सटाने का प्रयास कीजिए, कौन सा ऑप्शन सटेगा। देखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। इसका राइट आंसर क्या होगा, तुर्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। क्या प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्रांसपेडेंट संघ, ऑप्शन नंबर बी आपका सीसेलेपाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइन संघ, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं, या तो बोल सकते हो किसी ने। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ के लिए स्थापना किया था, तो ये जो किया था डेट्स राइन संघ के लिए स्थापना किया था। किसके लिए, राइन संघ इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, राइन संघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, बोल रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान को राष्ट्र की स्थापना हुई थी। क्या प्रश्न है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान को राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बीना की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कुस्तुनुतुनिया की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्राग की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका यही राइट आंसर होगा एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई थी, एड्रियानोपुल संधि के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, एड्रियानोपुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न डेट्स देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था।
क्या प्रश्न है? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यस, आप लोग जवाब दीजिएगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। आप लोग को जवाब देना है कि यंग यूरोप की स्थापना ऑप्शन नंबर ए आपका काबुल ने, ऑप्शन नंबर बी आपका मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी आपका बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी आपका गरिबाल्डी ने। तो हम लोग को देखना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डेयर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने किया था। कौन क्या था? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी साहब ने किए थे। कौन किए थे? मेजनी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नव गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? अब ये आखिरी का 44 प्रश्न डियर्स, इसके बाद हम लोग 6 प्रश्न और करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा और इस बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कहा जाए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके लिए होगा। इस वीडियो को छोड़ के ना भागे, आखिरी का 6 प्रश्न भी देख लें। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है जहां पे प्रश्न, तो बोल रहा नव गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका इटली में, ऑप्शन नंबर बी आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस में और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रिटेन में। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि नव गुएल्फ का आंदोलन कहां हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा, इटली में हुआ था। क्या हुआ था? नव गुएल्फ का आंदोलन जो हुआ था आपका राइट आंसर इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा, मेटरनिक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमवीवीआई ये प्रश्न डियर्स, एग्जाम में ये पूछा गया है, बार बार ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है प्रश्न को, इसलिए इसको कॉपी पर लिखना ना भूलिएगा। मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रासा का चांसलर था, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस का सम्राट था, ऑप्शन नंबर डी आपका रूस का जोड़ था। क्या था? जोड़ था। मेटरनिक कौन था? तो हम लोग को देखना है कि मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। और चांसलर का मतलब हम वीडियो जब पढ़ा रहे थे आपको, पिछले प्रश्न जब सब्जेक्टिव कर रहे थे, तो हमको आप लोग को बताए थे कि चांसलर का मतलब ही प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री। आज की बात नहीं, बहुत साल पहले, अगर 19वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग प्रधानमंत्री को चांसलर बोलते थे। प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? चांसलर। इसलिए कि पहले चांसलर को प्रधानमंत्री नहीं बोला जाता था। 19वीं शताब्दी के लमसम में प्रधानमंत्री को चांसलर बोलते थे। लेकिन अब वर्तमान में बात किया जाए तो हम लोग प्रधानमंत्री को चांसलर कभी भी नहीं बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री को हम लोग चांसलर बोलते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं। जो हमारे देश के राजा होते हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री को लोग क्या बोलते थे? चांसलर बोलते थे, प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, है ना। तो यहाँ मेटरनिक का चांसलर कौन था? सॉरी, मेटरनिक कौन था? एक तो ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। इज द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसको कॉपी में जरूर एक बार लिखिएगा कि मेटरनिक कौन था। एक बार और बोल देते हैं, ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या प्रश्न डियर्स कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आपका 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन डी आपका 1848 ईस्वी में। तो हम लोग को जवाब देना है कि कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था 1810 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डियर्स। इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की स्थापना हुआ था? क्या प्रश्न है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस फ्रांस में किस फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? कब? 1830 की बात किया जा रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। क्या हो जाएगा? निरंकुश राजतंत्र इज द आपका राइट आंसर होगा। 47 का क्या हो जाएगा? निरंकुश राजतंत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे।
शेष 3 प्रश्न और बचा, देखिएगा। प्रश्न डियर्स, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? क्या प्रश्न है? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी आपका काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी आपका मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी आपका गैरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन किया गया था गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैरिबाल्डी इज द राइट आंसर। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी साहब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गैरिबाल्डी इज द राइट आंसर। तो डेट्स, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सही प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें और घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए अब हम लोग लास्ट का शेष 2 प्रश्न और देख लेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके लिए। एग्जाम में ये प्रश्न पक्का आएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 49 प्रश्न है, देखिएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना की बात किया जा रहा है? तो पुनः जागरण से माना जा रहा है। क्या? पुनः जागरण इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पुनः जागरण हो जाएगा। नेक्स्ट MVVI प्रश्न, यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा पक्का। एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक से प्रश्न को छाटा गया है। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। कौन अपनाया था? बिस्मार्क इज द राइट आंसर। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। तो डियर्स, आज का प्रश्न यहीं तक। अब आपका प्रश्न समाप्त होता है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लिए जब मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अगर ये प्रश्न का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको PDF के माध्यम से नोट्स को दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपसे, एक भी रुपया नहीं दिया लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने के लिए सेंड कर दिया जाएगा। बस आपको एक कमेंट करना है नीचे वीडियो के नीचे कि हमें नोट्स चाहिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि अगर पैसा नहीं लगेगा तो पैसा के बदले हम आपसे रिजल्ट लेंगे 2025 में। SST में आपका 80 में 80 मार्क्स होना चाहिए और बाकी प्रैक्टिकल तो 20 होता है। 80 20 क्या हो गया? 100 हो गया, है ना। तो आपका SST में टोटल 80 मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जरूर एक बार कमेंट में लिखिए कि सर हमें PDF चाहिए, है ना। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।